बुलेटिन का आगाज करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान लाहौर से अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेशी के लिए आज तक मोहलत दी थी। इमरान खान की अबूरी जमानत में आज तक तौसी की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा 9 मुकदमात का मतन। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में उनके खिलाफ दहशत गर्दी की दिफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं और 2 मुकदमात ऐसे हैं जो कि दहशत गर्दी की दिफात उनमें शामिल नहीं है। एक थाना रमना में है और दूसरा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज है जो कि मोहसिन शाहनवाज रांझा की मुद्दत में है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उनकी इमाम पर PTI के कारकुनान ने मोहसिन शाहनवाज रांझा पर कत्ल की नीयत से हमला किया है। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्त पर समाअत थी, लेकिन तिब्बी बुनियादों पर उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि अदालत ने इस शर्त पर कबूल की थी कि अगर कल यानी आज के दिन इमरान खान पेश हो जाएं तो उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें तोसी कर दी जाती है। लेकिन अगर आज भी वो पेश नहीं होते तो उनकी 9 मुकदमात में जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें हैं इसको मुस्तरद तस्वर किया जाएगा। 7 मुकदमात के लिए एक स्पेशल डिवीज़न बेंच बना था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक कर रहे हैं और उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल हैं, जबकि 2 जो मुकदमात हैं थाना रमना और थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमात उनकी समाअत जो है वो सिंगल रुकनी बेंच जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल है वो उनकी समाअत कर रहा है। पहले इस मुकदमात की जो समाअत का वक्त है वो 12:30 बजे मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब इन केसेस का जो काज लिस्ट में टाइम जारी किया गया है उसके मुताबिक दिन 2:30 बजे इन केसेस पर समाअत होगी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज पेशी लाजमी है। अगर वो पेश नहीं होते तो इन तमाम मुकदमात में उनकी जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हो जाएंगी। एक और ऑप्शन भी है उनके पास कि अगर यहाँ से वो दरख्वास्तें विड्रॉ कर लेते हैं या मुस्तरद हो जाती हैं तो वो मुतलका अदालतें यानी कि लोअर कोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन शायद तहरीक इंसाफ को वो मरहला ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफ्तर, उनकी जानिब से अदालत में ये बयान दिया गया कि चूँकि F8 कचहरी में ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इसलिए इमरान खान वहाँ पर नहीं जा रहे हैं और उनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दायर की गई हैं। अगर अदालतें नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाती हैं तो फिर वो वहाँ पर पेश हो जाएंगे। इस पर एक बड़ा दिलचस्प रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि जब सूरज अच्छी तरह से खिला हुआ होगा और फूल खिल रहे होंगे, चिड़ियाँ चहचहा रही होंगी तो शायद तब पेश होंगे। जो बैरिस्टर सलमान सफ्तर हैं उनकी जानिब से अदालत ज़मानत में आज तक की तौसी की गई थी और आज उनको पेश होने का हुक्म दिया गया था। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। इमरान खान ने हफ्ते को शाम 5:30 बजे मुल्क भर में 1 घंटे की एहतिजाजी रैलियों की कॉल दे दी है। ये भी कहा कि हफ्ते के रोज लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियां निकालेंगे, जबकि वो खुद लाहौर से रैली की क़यादत करेंगे। लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट को वाज़े बता दिया था कि मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई है। 3 दिन पहले लाहौर हाईकोर्ट को मैंने वाज़े कहा है कि 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। मैंने कॉल दी है, मैं अब फिर अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ। 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गाँव में 1 घंटे के लिए निकलना है बाहर अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो माफिया है वो चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट को उसने तकसीम किया हुआ है, वो पाकिस्तान की आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने थे, क्योंकि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि महंगाई और बेरोज़गारी ने तबाही मचा दी है पाकिस्तान में, तो वो डरे हुए इलेक्शन से, उसकी वजह से मैं फिर 4 रैलीज कर रहा हूँ अपने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के आइन के लिए। मैं फिर से लाहौर में रैली लीड करूँगा, इस्लामाबाद में रैली होगी, पिंडी में रैली होगी और पेशावर में रैली होगी। ये सारी रैलीज फिर से हफ्ते को ही होंगी वो, और वो सारी होंगी अपने चीफ जस्टिस को बताने के लिए कि कौम उसके साथ खड़ी है।
शंघाई ताउन तंजीम का इजलास वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज भारत जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सियासी रहनुमाओं से राब्ते दौरे भारत पर एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो का खालिद मकबूल सिद्दीकी, सिराजुल हक और सरदार अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक रब्ता किया गया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा बिलावल भुट्टो कब रवाना होंगे? देखिए, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब से कुछ देर के बाद 11 बजे खसूसी तैयारे के ज़रिए कराची से गोवा भारतीय शहर रवाना होंगे, जहां पर वो शंघाई ताउन तंजीम का जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास है उसमें शिरकत करेंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस सफ़र पर रवाना होने से पहले उन्होंने तमाम जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मुशावरत की, उनसे बातचीत की और उनको एतमाद में लिया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान समेत खालिद मकबूल सिद्दीकी, सरदार अख्तर मेंगल, सिराजुल हक समेत तमाम जो सियासी रहनुमा हैं उनको भी एतमाद में लिया। भारत का ये इंतहाई अहम दौरा है। इससे पहले 11 साल पहले पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने हिना रब्बानी खर थी, उन्होंने दौरा किया था भारत का, और उसके बाद अब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत का ये दौरा कर रहे हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर इस दौरे का मकसद भारत के साथ साथ जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है, जो एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है और एक रीजनल कमिटमेंट है, उसको पूरा करने का मकसद है, जिसकी दावत दी गई थी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से, कि वो इस इजलास में शिरकत करें। और इसी मकसद के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए अब से कुछ देर के बाद रवाना होंगे कराची से गोवा के लिए खसूसी तैयारे के ज़रिए। और भारतीय जो एविएशन है उसने रूट भी क्लियर कर दिया है। पाकिस्तानी एविएशन ने रिक्वेस्ट की थी भारत को कि वो खसूसी तैयारे के लिए रूट दे, जिसको बाकायदा तौर पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खसूसी तैयारे के लिए बिलावल भुट्टो कराची से गोवा के लिए रवाना होंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और अब खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समात आज होने जा रही है। इस हवाले से तफसील लेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। आमिर, कब तक समात का आगाज़ हो रहा है? देखिए, आज से कुछ देर बाद ही समात का आगाज़ हो जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला शामिल हैं, ये इसकी समात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गौहर खान और साबिका एडवोकेट जनरल शुमाइल भट्ट जो हैं वो पेश होंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल आमिर जावेद पेश होंगे। गुज़िश्ता समात पर अदालत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया जा सका था, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि अदालत इन्हें मज़ीद वक्त दे। तहम इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील गौहर दौरानी ने एतराज़ किया था और उन्होंने कहा था कि 18 अप्रैल को जो निगरान सेटअप है उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, जिसके बायस इलेक्शन की जो तारीख़ है वो जल्द अज जल्द दी जाए। तहम अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त को मंजूर करते हुए समात आज तक मुलतवी कर दी गई थी और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाब है वो जमा कराए जाने का इम्कान है। तहम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जो वकील हैं तारक अफरीदी, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक दरख्वास्त जमा कराई गई है अदालत में कि केस की समात को दोबारा मुलतवी किया जाए, क्योंकि हफ्ते के रोज़ पेशावर हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हैं उसमें जो वकील हैं वो बिज़ी हैं, जिसके बायस वो आज की समात नहीं कर सकते और अदालत से यही दरख्वास्त की गई है। तहम गुज़िश्ता समात पर अदालत ने बाकायदा तौर पर कहा था कि अगली जो समात होगी, यानी आज की जो समात होगी वो हतमी समात होगी और इसी दिन तमाम लोगों को सुना जाएगा और आज ही के दिन फैसला दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप तफसील दे रहे थे। बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को बचाना है तो बिलाखिर हमें इलेक्शन ही की तरफ जाना है। सिराजुल हक साहब, ये बता दें, आपने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पुल का किरदार अदा किया मुज़ाकरात के लिए। इस वक्त पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने हैं, जजेस 2 ग्रुपबंदियों में जो है वो बढ़ चुके हैं। क्या आप इस हवाले से भी कोई किरदार अदा करेंगे कि जजेस के जो इख्तिलाफात हैं वो ख़त्म हो, पार्लियामेंट और अदलिया के इख्तिलाफात ख़त्म हो? मैं तो ख़ुद चाहता हूँ कि इलेक्शन पर कंसेंसस हो, बाकी जजेस के दरमियान इख्तिलाफात है तो ये ख़त्म करना उनके अपनी ज़िम्मेदारी है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़े, सियासी जमातों के दरमियान एक डायलाग कम अज़ कम शुरू तो हो गया। आपने देखा होगा कि जब ख़ुद मुल्क के वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया था
کہ یا اب ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. اس طرح اعلانات عمومی طور پر لوگ محاذ جنگ پر کرتے ہیں، لیکن ان کوششوں کا یہ فائدہ ہوا کہ بالآخر سپریم کورٹ نے بھی ایک چانس، ایک موقع دیا سب کو. لیکن میں اب بھی اس امید کے ساتھ ہوں انشاءاللہ کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے ہیں. کل ہمارے مرکزی ذمہ داران کا اجلاس ہوا، اس میں جماعت اسلامی نے یہی طے کیا کہ ایک متفقہ الیکشن پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ جماعت اسلامی مزید رابطے رکھے گی اور جاری رکھے گی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور ANP کے زیر اہتمام APC میں شریک جماعتوں نے آئین کا تحفظ یقینی بنانے، ایک ہی روز انتخابات کرانے، منصفانہ مردم شماری اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا. کانفرنس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد سے دیکھیے مریم الہی کی رپورٹ. عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام کل جماعتی کانفرنس، پارلیمانی بالادستی کو یقینی بنانے کا عزم، انتخابات کی تاریخ کا تعین مذاکرات کے ذریعے کرنے کا فیصلہ، منصفانہ مردم شماری اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا مطالبہ. کل جماعتی کانفرنس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں افتخار نے کہا کہ کل جماعتی کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ خود کو آئین کی تشریح تک محدود رکھیں، ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر نیا میثاق معیشت تشکیل دیا جائے. موجودہ سیاسی، عدالتی اور اقتصادی بحران نے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دیا ہے. سیاست اگر ختم ہوگی تو آئینی اور پارلیمانی بالادستی کو خطرات لاحق ہوں گے. پارلیمانی بالادستی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے. سیاسی فیصلوں کی جگہ سیاسی جماعتیں اور پارلیمان ہے. سیاسی فیصلے عدالتوں میں لے جائیں گے تو عدالتی بحران جنم لے گا. عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے، قانون سازی اور آئین سازی پارلیمان کا اختیار نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام نے کہا کہ جس دن نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی اس دن سے ملک میں بحران شروع ہوا. موجودہ حکومت سیاسی اور معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے. ANP کی APC میں 30 سے زائد سیاسی جماعتوں نے شرکت کی. پاکستان تحریک انصاف نے کانفرنس میں شرکت نہیں کی. پشاور میں تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. خان صاحب آئیں گے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر افراتفری، پولیٹیکل افراتفری، اکنامکل سچویشن، باقی معاملات، آٹے کے معاملات، روزمرہ یوٹیلیٹی کی چیزیں، یہ ساری اس نااہل نکمی حکومت کے بس سے باہر نکل چکی ہیں اور ان کے اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف آئے گی، ان کو ہماری آنریبل کورٹ ہمیں تاریخ دے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم عدالتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ابھی تک عمل نہیں کیا. وہاں پہ لاہور کے الیکشن کے سلسلے، پنجاب کے الیکشن کے سلسلے میں تو ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس ہفتے کی کال دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے. پاکستان کے ہر گاؤں، ہر ضلع، ہر تحصیل میں عوام نکلیں گے اپنی عدلیہ کے ساتھ، اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. انشاءاللہ ہمارا یہ سفر آگے کی طرف رواں دواں رہے گا. بنیادی طور پر میں احتیاط سے کام لوں گا، اس لیے کہ مجھے آپ کی روزی اور آپ کے چینل کی فکر ہے. گفتگو آپ نے سنی. آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پارلیمنٹ فاؤنٹین آف ڈیموکریسی ہے، اداروں کو اس کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آئین کی تشریح کرنے والوں میں تضاد آ رہا ہے. ہم عدلیہ کے نہیں، حدود سے تجاوز کے خلاف ہیں. ان کا مطالبہ تھا قرارداد پاس کر کے ہاؤس کی کمیٹی بنائی جائے جو جسٹس منیر سے آج تک کے معاملات دیکھے. وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. فاؤنٹین آف ڈیموکریسی یہ ہے پارلیمنٹ. ہم کوڈ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم ٹیریٹوریل جو ٹریس پاسنگ جو ہے، وائلیشن جو ہے، اس کے خلاف ہیں. آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن جو وہ کر رہے ہیں، جو ہم آئین بنانے والے اور قانون بنانے والے جو ہم انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کلیش ہے یا ڈفرنس ہے آف اوپینین.
4 लाख केसेस पेंडिंग है। ये हमारी अदलिया का हाल है। जिम्मेदारी जो उनकी है बेसिकली जो है वो जिम्मेदारी जो है मुकदमे निपटाने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रैंगलिंग में फंसने वाली उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये मुकदमे तो निपटाएं, उसके बाद हमसे भी दस्तों गिरेबान हो लें। लोग फांसी लग जाते हैं, फांसी के बाद जो है फैसले आते हैं, फांसी के बाद फैसले आते हैं, बरी किया गया लोगों को। जब भी आइन वायलेट हुआ है उसके ऊपर अंगूठे जो है जजेस ने लगाए हैं। रेजोल्यूशन के जरिए आप कमेटी बना दें सारे हाउस की जो है, am I right? जी बिल्कुल, सारे हाउस की कमेटी बना दें कि जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि जस्टिस मुनीर से लेके रीसेंट पास तक जो है या इस वक्त का जो हाल है प्रेजेंट जो है उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है सेटल होनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद असर ने कहा है कि आइन कागज़ की रद्दी का टुकड़ा नहीं, कानून के मुताबिक इंतखाबात की तारीख 14 मई ही है। पीटीआई उम्मीदवार डोर टू डोर मुहिम चला रहे हैं। इनके तमाम मंसूबे माजी की तरह नाकाम होंगे। सियासी मुखालिफिन मावराए आइन काम करने से पहले अपना अंजाम सोच लें। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पूरी रियासत को किस चीज़ की परेशानी है कि इमरान खान को हरासा कैसे करना है, उसके चाहने वालों को कैसे हरासा करना है और शायद डंडे के ज़ोर पे इस सारी तहरीक को कैसे तोड़ना है। जो तहरीक है ये आइन की तहरीक, इस मुल्क में इंसानी हकूक़ की तहरीक। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये मामला पूरी कौम जो है पिछले 12 माह में खड़ी हो गई है और ये जितने भी मंसूबे बने थे और साजिशें बनी थी, ये माजी के पिछले 12 महीने के जितने मंसूबे जिस तरह नाकाम हुए हैं ये भी नाकाम है। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन 14 मई को ही है और हमारे कैंडिडेट्स डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब अगर मारवाए आइन कोई काम करना चाहता है तो करके देख ले, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और आइन कोई ऐसे कागज़ की पे रद्दी का टुकड़ा नहीं है कि जो जब आया, जिसकी जब जल्दी उसको जो जहन में आया, जो जोश चढ़ा तो उसे उठा के फेंक दिया। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को ही काफ लीग का सदर करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग पार्टी सदारत केस का फैसला सुना दिया है, जिस पर चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के सदर होंगे। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के आइन में तरमीम कलअदम करार दे दी है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के दौरान आइनी तरमीम खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन के ये रिमार्क्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग आइन में तरमीम की 14 वजाहत की दरख्वास्त खारिज कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग पार्टी सदारत का फैसला 22 मार्च को महफूज किया है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, ये बताएगा इलेक्शन कमीशन ने क्या रिमार्क्स दिए हैं इस पर? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग की जो पार्टी सदारत का केस था उससे मुतालिक महफूज शुदा फैसला जो है वो सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के जो है वो सदर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के आइन में जो तरामीम थी उसको कलअदम जो है वो करार दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कराया कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के दौरान जो आइनी तरामीम है वो खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन ने जो काफ लीग में आइन की तरामीम से मुतालिक जो चौधरी वजाहत हुसैन की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये मामला सुनकर इस पर जो है वो तफसीली फैसला जारी करने की हिदायत दी थी और ये फैसला 22 मार्च को जो है वो महफूज किया था। जब पंजाब में इख्तियार के मुंतकिली का मामला था तो उस वक्त जब काफ लीग में आपसी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे तो चौधरी वजाहत हुसैन जो है वो उनकी जानिब से एक कौंसिल की मीटिंग बुलाई गई और कौंसिल की मीटिंग के दौरान जो पार्टी आइन था उसमें तब्दीलियां की गई थी और तब्दीली के दौरान एक अहम जो तब्दीली थी वो ये थी कि जो काफ लीग की सदारत थी उसका टेन्योर 3 साल से कम कर 2 साल जो है वो रखा गया था। ताहम जो ये मामला चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के सदर होंगे। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सामने आया है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तारीख न देने की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने जवाब क्यों जमा नहीं कराया, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तिफसार किया और वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जवाब तैयार है, आज ही जमा करा देंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करके समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी है। पेशावर से आमिर जमील हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसील जानते हैं। आमिर, कमरा अदालत में क्या मुकालमा हुआ?
जी बिल्कुल, देखें आज पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला के 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज भी जवाब जमा नहीं कराया जा सका और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी जवाब जमा नहीं कराया जा सका। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने वाज़ह तौर पर कहा था कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लाजमन जवाब जमा कराएं, लेकिन आज भी जवाब जमा नहीं कराया जा सका, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील गौहर खान ने भी अदालत को बताया कि चूँकि 18 अप्रैल को निगरान हुकूमत का सेटअप ख़त्म हो चुका है, आइनी तौर पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा सकी, समाअत जो है वो मुलतवी न की जाए, जारी रखी जा सके। लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जो वकील हैं तारिक अफरीदी, उनका नुमाइंदा जो है अदालत में पेश है। उन्होंने बताया कि चूँकि तारिक अफरीदी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट बार के जो है इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सदारत के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार हैं, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सकते और यही वजह है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही अदालत में दरख्वास्त दे दी थी आज की समाअत को मुलतवी करने के लिए। तहम अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए समाअत जो है वो 10 मई तक मुलतवी कर दी है और ख़ास तौर पर ये भी हिदायत की हैं कि जो अगली समाअत होगी यानी 10 मई को जो समाअत होगी वो इस सिलसिले में हतमी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर की जानिब समाअत 10 मई से तक जवाब मुलतवी जमा कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। कराची पीआईए मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल से तंग इंतजामिया का बड़ा फैसला। पीआईए में लाजमी सर्विसेज एक्ट लागू कर दिया गया है। सीईओ पीआईए के दस्तखत से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर कौमी एयरलाइन के ऑपरेशन में खलल डाला गया। मुलाजमीन पर फ़राइज़ की अंजामदही के लिए भारी जिम्मेदारी आयद होती है और हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुलाजमीन का हुक्म अदूली के बायस अपने खिलाफ तादीबी कार्रवाई का जिम्मेदार खुद होगा। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, ये बताइएगा सर्विसेज एक्ट के तहत क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल सर, लाजमी सर्विस एक्ट जो है नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत कोई भी जो मुलाजिम है वो हड़ताल नहीं कर सकेगा। काम छोड़ जो हड़ताल है वो ममनू हो गई है। इसमें जो है कोई भी अगर इस जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। हुकाम ने जो है ये हुक्मनामा जारी किया, उसमें बताया गया है कि पीआईए जो है पहले जो है संगीन जो हालात हैं उससे गुजर रही है। कोविड के दौरान भी जो है पीआईए जो है सिर्फ एक वाहिद एयरलाइन थी मुल्की जिसने जो है अहम किरदार अदा किया। इसमें जो है ये इसको ब्लैकमेलिंग करार दिया गया है और बताया गया कि कोई भी जो है शख्स जो है इसमें जो है काम नहीं छोड़ सकेगा और ये लाजमी सर्विस एक्ट जो है नाफिज कर दिया गया। और अगर कोई भी इस पर जो है कोई काम छोड़ता है और ऐसी हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा और इसको जुर्म तस्वुर किया जाएगा। जी, मुलाजमीन पर फ़राइज़ की अंजामदही के लिए भारी जिम्मेदारी आयद होती है। हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और कराची में फायर फाइटर्स का आलमी दिन। शहीद फायर फाइटर्स के वर्सा हुकूमती इमदादी रकम से महरूम है। सिंध हुकूमत की जानिब से शहदा के वर्सा को इमदाद की अदायगी ताख़ीर का शिकार है। ज़ख्मी फायर फाइटर्स और महकमा फायर ब्रिगेड भी ऐलान करदा इमदादी रकम के मुंतज़िर। हुकूमती इक़दामात में ताख़ीर फायर फाइटर्स का मोराल और महकमे की कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा है। अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा क्यों ताख़ीर का शिकार है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से हम देखें तो जो शहदा है उनके वर्सा को मुआवजे की अदायगी भी जो है वो रवायती ताख़ीर का शिकार नज़र आती है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 4 मई को आलमी यौम फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। दूसरों की जान और माल को बचाने के लिए अपनी जान और माल को ख़तरे में डालने वालों को आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। कराची में गुज़िश्ता महीने आचे दर्गी के एक वाक़े में जो है 4 फायर फाइटर्स जो है इमारत ज़मीन बोस होने से शहीद हो गए तो 11 फायर फाइटर्स ज़ख्मी हुए थे, जिनके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से 50 लाख रुपए शहदा के वर्सा के लिए और 2 लाख रुपए ज़ख्मी फायर फाइटर्स को देने का ऐलान किया गया था। और वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से 16 अप्रैल को शहदा के वर्सा से ताज़ियत और ज़ख्मियों की अयादत के मौके पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुआवजे देने का ऐलान किया गया था, जिसमें बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से 16 अप्रैल को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को एक मरासला अरसाल करके
اعلان کردہ معاوضے کی رقم دینے کی بھی درخواست کی گئی تھی، لیکن اب تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی اور حکومتی اقدامات میں تاخیر سے جو شہداء کے ورثاء ہیں اور جو زخمی فائر فائٹرز ہیں اور وہ جو ہے اس سے جو ہے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ محکمہ فائر بریگیڈ کی کارکردگی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ فائر فائٹرز آج کے دن جو ہے وہ یہاں ان کو خراج تحسین وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے امدادی رقم دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ نوید کمال ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ ڈی جی ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نے فائر فائٹرز کے عالمی دن کے موقع پر شہید فائر فائٹرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ فائر فائٹرز کے عالمی دن کے موقع پر میں آج تمام دنیا کے فائر ریسکیورز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ بہادر لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں۔ تو میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 2,10,000 فائر انسیڈنٹس پہ ہم نے اب تک رسپونڈ کر کے بر وقت رسپانس اور پیشہ ورانہ فائر فائٹنگ کی بدولت 612 ارب روپے کا نقصان بچایا ہے۔ وہیں پہ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ حکومت پنجاب نے بلڈنگ سیفٹی ریگولیشنز 2022 نوٹیفائی کر دیے ہیں۔ آپ جتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کاسٹ لگے گی، ان کو یقینی بنائیں تاکہ ساری جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے آپ خود بھی سیف ہو اور آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیف ہو۔ تو میں سب سے اپیل کروں گا اس فائر فائٹرز کے عالمی دن کے موقع پہ، جہاں پہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو لوگ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر آپ کی زندگیاں بچا رہے ہیں، میری اپیل ہوگی کہ اپنی زندگیاں خطرے میں مت ڈالیں۔ محکمہ تعلیم سندھ کا فنڈز کی کمی کا رونا، دوسری طرف سیکرٹری تعلیم افسران پر مہربان ہو گئے۔ افسران کی کارکردگی پر بطور انعام 2 کروڑ 32 لاکھ روپے تقسیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل بتائیں گے احسن چانڈیو۔ احسن، فنڈز کی ترسیل میں بھی تعصب برتا جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ جی بالکل، دیکھیں سیکرٹری تعلیم سندھ سے جب بھی سوال کیا گیا سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی اور جو مرمتی کام ہے اور فرنیچر کی کمی کا اسکولوں کو سامنا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ فنڈز کی کمی کا سامنا ہے، اتنی رقم نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک خطیر رقم 2 کروڑ 32 لاکھ روپے کی رقم جو اساتذہ نے اچھی پرفارمنس دی ہے ان میں بانٹنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق جو ڈائریکٹر اسکول ہیں 2 ڈائریکٹر اسکول ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپے کی رقم تقسیم کی جائے گی، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو 6-6 لاکھ روپے کی، اسی طریقے سے تعلقہ ایجوکیشن افسران، پرنسپل اور ہیڈ ماسٹرز کو 4-4 لاکھ روپے کی رقم تقسیم کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ انجینئر ہیں ان کو 6-6 لاکھ روپے کی رقم تقسیم کی جائے گی، اور جو سینئر انجینئر ہیں ان کو 12 لاکھ روپے کی رقم تقسیم کی جائے گی۔ اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے سیکرٹری تعلیم اکبر لغاری صاحب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جو انعامات تقسیم کرنے سے اپریسیشن ملتی ہے اساتذہ کو، اور جو حالیہ گزشتہ سال میں جو 50,000 اساتذہ کی میرٹ پر بھرتیاں کی گئی ہیں، ان افسران نے اس پہ جو ہے ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے اور انہوں نے مدد کی ہے، اس لیے ان کو جو ہے ٹھیک ہے، تعلیمی افسران پر مہربان ہو گئے، شکریہ آپ کا۔ اور اب خبر ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے پاکستان سے روانہ ہو رہے ہیں اور کراچی سے گوا پہنچیں گے، جہاں پر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری روانہ ہو رہے ہیں کراچی سے، اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 4 اور 5 مئی کو منعقد ہو رہا ہے۔ بھارت کے شہر گوا میں اس اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے 8 رکن ممالک کے وزرائے خارجہ بھی اس اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں، جہاں پر مختلف اہم علاقائی امور پر بات ہونے جا رہی ہے اور سماجی مسائل پر بھی گفتگو ہوگی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جس کا انعقاد بھارت کے شہر گوا میں کیا جا رہا ہے، اور رواں برس شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کر رہے ہیں، اور انہی کی جانب سے دعوت نامہ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بھیجا گیا تھا، اور ان کی دعوت پر اب بلاول بھٹو زرداری اپنے وفد کے ہمراہ روانہ ہو رہے ہیں اور بھارت پہنچیں گے۔ بھارت کے شہر گوا میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اور کل سے باضابطہ طور پر اجلاس کا آغاز ہوگا۔ ابتدائی طور پر گروپ فوٹو ہوگی، اس کے بعد ہی تمام مراحل مکمل ہوں گے۔